जोधपुर गांव में कविता अपने बीमार पति भोला के साथ रहा करती थी। भोला को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जिस वजह से भोला को कविता काम पर जाने नहीं देती थी, क्योंकि कई बार तो भोला मिर्गी के दौरे की वजह से खेतों में काम करते करते बेहोश तक हो चुका था, जिस वजह से कविता खुद ही घर का जिम्मा उठा रही थी। एक रोज कविता मटका लिए पानी भरने जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में उसके ही गांव का मटरू मिलता है। अरे भाभी कैसी हो? और भोला भाई कैसे हैं? उन्हें बहुत दिनों से देखा नहीं हमने। अरे आप ऐसे मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? कुछ नहीं भाभी, मैं तो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप ही हैं कि मुझसे दूर भाग रही हैं। लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी, हटो मेरे रास्ते से, वरना मैं चिल्ला दूंगी। अरे भाभी, आप भी ना खामखा नाराज हो रही हैं। मैं तो बस ये कह रहा था, आपको कोई काम हो तो मुझे याद करना। ये नाचीज आपके लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिस मर्द से अपना घर संभाला नहीं जाता, वो मेरी मदद करेगा। हट मेरे रास्ते से, बड़ा आया मेरी मदद करने वाला। इतना कहने के बाद कविता आगे की तरफ बढ़ जाती है और कुछ ही देर बाद वो मटके में पानी लिए घर आ रही होती है। तभी कविता की नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है, जो रास्ते पर बेहोश पड़ी थी और उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, पानी पानी पानी। अरे अम्मा, आप ठीक तो हो? उठिए उठिए, आप पानी पी लीजिए। कविता उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद ही वो बूढ़ी औरत कविता को आशीर्वाद देती है और कहती है, बेटी, अगर आज तुम नहीं होती तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। वैसे तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारा ये पानी से भरा मटका अपने साथ ले जा सकती हूँ? बदले में तुम मेरा ये छोटा टूटा हुआ सा मटका रख लो। जी ठीक है अम्मा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप घर ठीक से तो चली जाओगी ना? आप बहुत कमजोर लग रही हो। बेटी, मैं चली जाऊंगी, तू मेरी चिंता मत कर। इतना कहकर जैसे ही कविता वो खाली मटका नीचे से उठाती है और पीछे मुड़कर देखती है, तो उसे दूर दूर तक वो बुढ़िया नजर नहीं आती। अरे वो बूढ़ी अम्मा कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। उनमें पानी पीकर इतनी भी क्या फुर्ती आ गई कि वो यहाँ से गायब ही हो गई। वैसे जो भी है, बहुत अजीब है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब कविता वो खाली मटका लिए अपने घर आ रही होती है कि अचानक ही उस मटके का छेद अपने आप ही भर जाता है, और ये बात कविता ने अभी तक देखी नहीं थी। शाम ढल चुकी थी। अब वो दोबारा तालाब से पानी लेने जाती तो कविता को रात हो जाती, इसीलिए वो खाली मटका घर के एक कोने में रख देती है और कामों में लग जाती है। तभी बाहर से भोला आता है और वो अपनी पत्नी कविता से पानी मांगता है। अरे आज पानी लाने गई तो थी, लेकिन ला नहीं पाई। सुबह का थोड़ा सा पानी मटके में भरा है, आप वो पी लो। अरे थोड़ा सा ये पूरा मटका देखो जरा, इस मटके में तो थोड़ी सी भी जगह नहीं है, ये तो पूरा पानी से भरा हुआ है। ये कैसा मजाक है? मैंने खुद ही उस मटके में थोड़ा सा पानी रखा था। जब कविता उस मटके में पानी देखने जाती है तो खुद ही हैरान हो जाती है। मटका पानी से भरा हुआ था। ये कैसे हो सकता है जी? मैंने तो इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, वो भी पहले का बचा हुआ, तो ये मटका पानी से भरा हुआ कैसे है? कहीं ये कोई जादुई मटका तो नहीं? इस मटके के पीछे कोई राज तो नहीं? क्योंकि उस बूढ़ी अम्मा का तुरंत ही वहाँ से गायब होना और मटके को छोड़ जाना, ये सब कैसे हो सकता है? लगता है तुम्हें भूलने की बीमारी हो रही है। इतनी भी क्या चिंता करना, जो तुम अब खुद ही किया गया काम भूल रही हो। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। मैं ही अनजाने में इस मटके में पानी भरकर भूल गई होंगी। अब भोला के चले जाने के बाद कविता उस मटके के पानी को एक बड़े से बर्तन में डालती है और उसमें कुछ चावल डालती है। अब वो थोड़ी सी चावल से पूरा मटका भर जाता है। ये तो सचमुच रहस्यमयी मटका है। कोई बात नहीं, मैं इससे लालच से नहीं इस्तेमाल करूंगी, बल्कि मेहनत से इसका इस्तेमाल करूंगी। अब अगले ही दिन कविता अपने पति को काम पर जा रही हूँ कहकर घर से निकल जाती है और कुछ दूर जाने पर कविता अपना चेहरा अच्छे से ढक लेती है। कविता का चेहरा पूरी तरह घूंघट में था और वो मटका लिए गांव की तरफ बढ़ती है। अरे देखो देखो गोलू, ये आंटी मटका लिए क्यों घूम रही है? चलो चलकर पूछते हैं।
आंटी आंटी, आप कौन हो? मैं एक जादूगरनी हूँ। तुम मुझे अपनी ये बोल दो, मैं इसे 1 से 2 कर सकती हूँ। क्या सच में? ये लो आंटी, फिर तो आप मेरी बॉल पहले 1 से 2 कर दो। इतना कहकर कविता उस बच्ची की बॉल जैसे ही मटकी में डालती है तो वो 1 से 2 हो जाती है। ये आसपास खड़ी 1-2 औरतें भी देख रही थी। अब सभी कविता के पास आती हैं और अपनी कुछ न कुछ चीजें 1 से 2 करवाती हैं। सबको कविता का जादू देखकर मजा आ रहा था और कुछ लोग इसे हाथ की सफाई बोल रहे थे और कुछ लोग कविता को पैसे और अनाज भी दे रहे थे। चलो, आज तो अच्छी खासी कमाई हो गई। अरे बहन, अपना चेहरा तो दिखाते जाओ। जादू तो तुम अच्छा दिखात हो। ये जादू है या कोनो हाथ की सफाई? पर तुम चेहरा काहे छुपात हो? जी, वो क्या है ना, मेरे चेहरे के पीछे एक राज है। वैसे आप मुझे रहस्यमयी मटके वाली कहकर पुकार सकती हैं। रहस्यमयी मटके वाली? हाँ, ये नाम भी अच्छा है, तो का सूट भी करे है। लेकिन तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखात हो? जी नहीं, मुझे जादू दिखाने की इजाजत है, चेहरा नहीं। अच्छा तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर कविता अपने घर आ जाती है और अपने पति भोला को सारी बातें सच बता देती है। इसका मतलब तुम एक रहस्यमयी मटके वाली का रूप लेकर गांव में लोगों को जादू दिखाओगी और उससे पैसे कमाकर घर चलाना चाहती हो। आप तो जानते हैं ना, लालच करना सही नहीं और ये मटका हमें वो सब दे सकता है जो हम चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं किसी लालच के पैसों से अपने घर को चलाऊं। तुमने बिल्कुल सही राह चुनी है रहस्यमयी मटके वाली। तुम इससे ही इतना कमा लोगी कि हम आराम से बैठकर खा सकते हैं। अब कविता आसपास के गांव में घूमट करके लोगों को जादू दिखाया करती और कुछ ही दिनों में कविता रहस्यमयी मटके वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। लेकिन जब ये बात गांव के मटरों को पता चलती है तो वो उस रहस्यमयी मटका वाली का पीछा करता है और वो एक रोज ये बात जान जाता है कि रहस्यमयी मटके वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी पड़ोसन कविता है। अब मटरू के दिमाग में कविता के रहस्यमयी मटके को चुराने की लालसा भर आती है। इसका मतलब कविता भाभी के पास जो मटका है वो जादुई है और कविता भाभी रहस्यमयी मटके वाली है, क्योंकि उनका चेहरा तो कोई देख ही नहीं पाता, इसलिए उनको सब रहस्यमयी मटके वाली के नाम से जानते हैं। लेकिन अब मुझे जैसे भी इस मटके को हासिल करना होगा। अब रात के अंधेरे में मटरू सभी के सो जाने के बाद कविता और भोला के घर में चोरी छुप के जाता है और मटके को चुरा लेता है। देर रात ही उस मटके में ढेरों पैसे डालकर उसके दुगने होने का इंतजार करता है। जैसे ही वो मटके में हाथ डालता है, उसमें से बिच्छू, कॉकरोच, छिपकली निकलकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और मटरू चिल्लाने लगता है। मटरू के चिल्लाने की आवाज से गांव वाले वहां जमा हो जाते हैं और भोला के साथ कविता भी वहां पहुंच जाती है। अरे मटरू भाई, इतनी रात क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तेरे ऊपर इतने सारे कॉकरोच छिपकली क्या कर रहे हैं? कहाँ से आई है? इस मटके से? अरे बाप रे, ये जादुई मटका तो मेरे लिए श्राप निकला, कोई फेंको इसे। लेकिन ये मटका तेरे पास आया कहाँ से, जिसमें से इतने सारे कॉकरोच, बिच्छू और छिपकलियाँ निकल रही हैं? कहीं तो चोरी चकारी तो नहीं करने लगा? अरे भाई सच में अब नहीं करूँगा, कान पकड़ता हूँ। कहीं ये मटका कविता का जादुई मटका तो नहीं? हो सकता है इस मटरू के बच्चे को पता चल गया हो और इसने इसीलिए इस मटके को चुरा लिया हो, लेकिन इसके लालच की वजह से इसके साथ ये सब हो रहा है। इतना बोलकर मटरू उस मटके पर एक जोरदार लात मारता है और वो मटका टूटकर चकनाचूर हो जाता है। तभी कविता उस मटके के टूटने के बाद देखती है कि वो मटका तो वही जादुई मटका है जिसे वो कमा कर खा रही थी। वो समझ जाती है कि मटरू ने उसके घर से वो मटका चुराया है और लालच की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अंत भला तो सब भला, यही सोचकर कविता उस मटके का जिक्र तक नहीं करती। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।